अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स। इनको दे आर आल्सो नोन एज एंग्जियोलिटिक्स। एंग्जियोलिटिक्स। अब मैं आपको बताती हूँ कि इनको सेडेटिव्स और हिप्नोटिक्स क्यों कहते हैं, इनमें इनकी डेफिनेशन क्या है। सेडेटिव्स वो ड्रग्स होती हैं जो एक्टिविटी को डिक्रीज़ करती हैं, एक्टिविटी को डिक्रीज़ करेंगी और एंग्जाइटी को डिक्रीज़ करेंगी और क्या करेंगी, कामिंग इफ़ेक्ट काज करेंगी। कामिंग इफ़ेक्ट को क्या कर देंगी, इंक्रीज कर देंगी। और इनका मोटर फंक्शन पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, मोटर फंक्शन पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। और ये सीएनएस डिप्रेसेंट्स के तौर पे भी इनका मिनिमम इफ़ेक्ट है। अब बात कर लेते हैं हिप्नोटिक्स की। हिप्नोटिक्स कौन सी ड्रग्स होती हैं? वो ड्रग्स होती हैं जो ड्रोजीनेस प्रोड्यूस करती हैं, ड्रोजीनेस, और क्या करती हैं, ऑनसेट एंड मेंटेनेंस ऑफ स्लीप, स्लीप को मेंटेन करती हैं, ड्रोजीनेस काज करती हैं, स्लीप को मेंटेन करती हैं। और क्या करती हैं, इनका सीएनएस डिप्रेशन के तौर पे भी रोल है, एज अ सीएनएस डिप्रेसेंट्स के तौर पे भी ये यूज होती हैं। अब हम बात कर लेते हैं इनकी क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन ऑफ सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स। इसमें क्या है, सबसे पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन है वो है बेंजोडाइएज़ेपिन, बेंजोडाइएज़ेपिन्स। सेकंड जो क्लासिफिकेशन है वो है नॉन बेंजोडाइएज़ेपिन, नॉन benzodiazepines. And third classification is barbiturates. Fourth is older sedatives or hypnotics, older sedatives या फिर hypnotics. Fifth classification is 5-hydroxytryptamine, 5-hydroxytryptamine या फिर इसको सीरोटोनिन भी कहते हैं। इसका सेकेंड नेम क्या है, सीरोटोनिन, रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। And sixth classification is melatonin receptor agonists. Sorry, these are agonists. Six is melatonin receptor agonist, melatonin receptor agonist. And antidepressants, antihistamines, and antipsychotics are also its classification, psychotics. बट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो बेंजोडाइazepine, बारबिचुरेट्स एंड नॉन बेंजोडाइazepine की थोड़ी सी जो इसमें क्लासिफिकेशन है उसमें मैं आपको मेन जो पॉइंट्स है बता दूंगी, लेकिन ये लेस इंपॉर्टेंट है। जो आपको हर हाल में आनी चाहिए और डिटेल से आनी चाहिए वो है बारबिचुरेट्स एंड बेंजोडाइazepine। इनकी आपको फुल डिटेल आनी चाहिए, एसक्यूज में पूछ सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इनके एग्जाम्पल्स की। बेंजोडाइazepine और बारबिचुरेट्स के एग्जांपल्स मैं फर्दर आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी डिटेल से। लेकिन जो नॉन बेंजोडाइazepine में ड्रग्स शामिल है उनमें कौन कौन सी हैं, ज़ेलिप्लोन, ज़ोल्पीडेम एंड एसजोपिक्लोन। नॉन बेंजोडाइazepine में आपने क्या याद रखना है, मोस्टली जेड ही याद रखना है आप लोगों ने, ज़ेलिप्लोन, ज़ोल्पीडेम एंड एसजोपिक्लोन। ठीक हो गया। और जो ओल्डर सिडेटिव्स हैं इसमें क्या है, क्लोरल हाइड्रेट एंड अल्कोहल, ये क्या है, ओल्डर सिडेटिव्स हैं। और जो 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन रिसेप्टर एगोनिस्ट हैं या फिर सीरोटोनिन रिसेप्टर एगोनिस्ट हैं उनमें कौन सी ड्रग शामिल है, बस्पिरोन। ठीक हो गया। और जो मेलाटोनिन रिसेप्टर एगोनिस्ट हैं उनमें है रेमेल्टियोन। ठीक हो गया। ये इसकी मेन क्लासिफिकेशंस हैं। अब हम बात कर लेते हैं बेंजोडाइazepines की। बेंजोडाइazepines की क्लासिफिकेशन फर्दर इट कैटेगराइज इनटू 3 क्लासिफिकेशंस। क्या है, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग बेंजोडाइazepines एंड लॉन्ग एक्टिंग।
शॉर्ट एक्टिंग वो ड्रग्स होती हैं जो 3 to 5 आवर्स काम करती हैं। इंटरमीडिएट जो 6 से 24 आवर्स में काम करती हैं। और जो लॉन्ग एक्टिंग है वो क्या करती हैं, 24 to 72 आवर्स तक इफ़ेक्टिव होती हैं। अब हम बात कर लेते हैं इनमें ड्रग्स कौन कौन से शामिल हैं। शॉर्ट एक्टिंग, इसमें आप लोगों ने याद रखना है, TM से याद रखना है, ट्राईएजुलिम एंड मिड एजुलेम। ठीक होगा, TM से याद रखना है, ट्राईएजुलिम एंड मिड एजुलेम। ये ड्रग्स हैं, बहुत जल्दी भूल जाती हैं, लेकिन आप लोगों ने परेशान नहीं होना, बार बार अगर आप रिवाइज करते रहेंगे तो ये इंशाल्लाह आपको याद रहेंगी। अब हम बात कर लेते हैं इंटरमीडिएट एक्टिंग की। इसमें आप लोगों ने याद रखना है अलॉट, जैसे हम कह देते हैं ना अलॉट बहुत ज़्यादा, इस तरह आपने याद रखना है अलॉट से। ए से क्या बनेगा, एल्पराइजोलम। एल से क्या बनेगा, लोराजिपैम। ओ से क्या बनेगा, ऑक्साजिपाम। और टी से क्या बनेगा, टिमेजिपैम। ठीक हो गया, अलॉट से याद रखना है आप लोगों ने, एल्पराइजोलम, लोराजिपाम, ऑक्साजिपाम एंड टिमेजिपाम। और इसमें लॉन्ग एक्टिंग में आप लोगों ने याद रखने हैं CD से याद रखना है आप लोगों ने। अल्फ़ाबेटिकली में भी इनकी अरेंजमेंट यही है कि C उसके बाद D आता है, तो इस तरह C से याद रखना है। क्लोराजीपेट एंड डायazepam। ठीक हो गया, ये ड्रग्स आप लोगों ने याद रखनी है। अब हम बात कर लेते हैं बेंजोडाइazepines के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये किस रिसेप्टर पे एक्ट करती हैं। बेंजोडाइazepine ये एक्ट करती हैं गैबा रिसेप्टर्स पे। और गैबा रिसेप्टर्स के कितने सब यूनिट्स होते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। सब यूनिट्स इसके 5 सब यूनिट्स होते हैं। उनकी क्लासिफिकेशन कैसे होती है कि 2 अल्फ़ा 1 सब यूनिट होते हैं, 2 बीटा 2 एंड 1 गैमा 2। ये इसके 5 सब यूनिट्स होते हैं गैबा रिसेप्टर के। अब हम बात कर लेते हैं कि बेंजोडाइazepines जो हैं ये वर्क कैसे करती हैं। बेंजोडाइazepine जो हैं ये बेंजोडाइazepine रिसेप्टर्स पर अटैच होंगी और क्या कर लेंगी, उसका जो गैबा कंपोनेंट है उस पर अटैच होंगी। जब गैबा कंपोनेंट पे अटैच होंगी तो क्या कर देंगी, जो क्लोराइड आइंस का चैनल है उसकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ कर देंगे। किस चीज़ को, फ्रीक्वेंसी। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। मज़ीद मैं आपको आगे जाके बताऊंगी कि फ्रीक्वेंसी में और हम इतना ज़ोर क्यों दे रहे हैं फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है, ये क्या कर देगा, क्लोराइन आइंस की फ्रीक्वेंसी को ज़्यादा कर लेगा। जब क्लोराइन आइंस की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी, क्लोराइन आइंस जो हैं, क्लोराइड आइंस जब इनवर्ट मूव करेंगे तो क्या करेंगे, हाइपर पोलराइजेशन काज कर देंगे। जब हाइपर पोलराइजेशन काज कर देंगे तो ये क्या करेंगे, एक्शन पोटेंशियल जो प्रोपगेट हो रहा था उसको इनहिबिट कर देंगे। प्रोपगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल उसको क्या कर देंगे, इनहिबिट कर देंगे। जब उसको इनहिबिट करेंगे तो मोटर कॉर्टेक्स जो है, मोटर कॉर्टेक्स और लिम्बिक सिस्टम पे इनहिबिटरी इफेक्ट करेंगे, इनहिबिटरी इफेक्ट काज करेंगे, जिसकी वजह से ये सेडेटिव्स या हिप्नोटिक्स के तौर पे यूज़ होती हैं। अब हम बात कर लेते हैं इनके फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स के बारे में, जो कि इनके थेराप्यूटिक यूजेस भी हैं। तो ये कैसे इनका यूज़ क्या है, एज अ सिडेटिव्स यूज़ होती हैं, सिडेशन के तौर पर यूज़ होती हैं, मीन्स के एंग्जाइटी को कम करने के लिए। हिप्नोटिक्स के लिए तौर पे यूज़ होती हैं। तो हिप्नोटिक्स में इनका यूज़ कैसे है कि ये क्या करती हैं, स्लीप को इंड्यूस कराएंगी और जो नॉन रैपिड आई मूवमेंट का जो स्टेज 2 है उसको इंक्रीज़ कर देंगी, लेकिन जो नॉन रैपिड आई मूवमेंट का स्टेज 4 है उसको डिक्रीज़ कर देंगी। और जो रैपिड आई मूवमेंट
का ड्यूरेशन जो है उसे भी कम कर देंगे ताकि स्लीप की लेटेंसी ज़्यादा हो जाए। और इसका अलावा इसका क्या यूज़ है, एनेस्थीसिया के तौर पे भी यूज़ होती हैं। एनेस्थीसियास में कैसे, ये जो प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन मतलब एनेस्थीसिया से पहले जो मेडिसिन दी जाती हैं उनमें बेंजोडाइजेपिन भी शामिल होती हैं प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस में। इसके अलावा क्या है, बैलेंस एनेस्थीसिया देना हो, बैलेंस्ड एनेस्थीसिया में यूज़ होती हैं। और कोई माइनर सर्जरी करनी हो उसके वक्त भी ये यूज़ होती हैं। माइनर सर्जरीज मीन्स कोई भी एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी या फिर डेंटल सर्जरीज वगैरह में ये सर्जरीज करने से पहले बेंजोडाइजेपिन्स दी जाती हैं। इसके अलावा इनका क्या रोल है, ये एंटी कन्वल्सेंट्स इफेक्ट भी है इनका। इनका क्या है, एंटी कन्वल्सेंट्स इफेक्ट है। तो ये क्या करेंगी कि जो स्प्रेड ऑफ एपिलेप्टिक एक्टिविटी थी उसको कम कर देंगी। एपिलेप्टिफॉर्म जो एक्टिविटी है, एपिलेप्टिफॉर्म एक्टिविटी जो सीएनएस में हो रही थी, मीन्स के न्यूरोनल का डिस्चार्ज जो है वो ज़्यादा हो रहा था, उसको क्या करेंगी, उसकी डेवलपमेंट में भी कमी कर देंगी और उसके स्प्रेड को भी कम कर देंगे। इसके अलावा इनका क्या यूज़ है, ये जो है मसल रिलैक्सेंट्स के तौर पे यूज़ होते हैं। मसल रिलैक्सेंट्स के तौर पे यूज़ होते हैं। मसल रिलैक्सेंट के तौर पे कैसे यूज़ होते हैं, ये पॉलीसाइनेप्टिक जो रिफ्लेक्सेस थे उनको कम कर देते हैं। पॉलीसाइनेप्टिक जो रिफ्लेक्सेस थे उनको कम करके मसल को रिलैक्स कर देते हैं, को कम कर देंगे और ये क्या करेंगे, मसल रिलैक्सेंट के तौर पे यूज़ हो जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं इनके एडवर्स इफ़ेक्ट्स की। एडवर्स इफ़ेक्ट्स के लिए आपने जो ट्रिक याद रखनी है वो है